हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। एंड लिसन टू मी, आपको इस सवाल के सभी जवाब आने चाहिए। अगर आपको याद है तो वेरी गुड, आपने अगर याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने याद नहीं कर रखा है तो आप इसे कॉपी पर नोट ज़रूर करना, बिकॉज ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी बहुत ज़रूरी है। ओके, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ही डिपेंड नहीं रहना बल्कि सब्जेक्टिव भी करना है। अच्छा मार्क्स लाना है तो सब्जेक्टिव को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इस सब में जुड़े हुए हैं आप लोग। तो टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ में सेंड करता हूँ, वहाँ पे आप जरूर ज्वाइन हो जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। चलिए वन बाय वन करके मैं सवाल पढ़ता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि मैंने सवाल को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कन्वर्ट किया है। सवाल हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश वाले प्यारे स्टूडेंट इंग्लिश के लिए भी देखेंगे और हिंदी वाले ध्यान से समझेंगे। मैं समझाऊंगा हिंदी में, इंग्लिश का यहाँ पे दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखना है, ठीक है। देखिए, पहली विशेषता है भारतीय कृषि की प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भरता, है ना। भारतीय कृषि क्या है? प्राकृतिक शक्तियों यानी कि नेचुरल जो पावर है उस पर क्या करता है? डिपेंड करता है ना। यानी कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताएं बताना है कि क्या क्या खूबियां हैं। तो पहली खूबी, आपको खूबी याद रखना है, यही पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में सब लिखा जाएगा, बस इस पॉइंट याद रखना है। तो पहला पॉइंट क्या बनता है कि भारतीय कृषि की प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भरता, मतलब भारतीय जो कृषि है वो नेचुरल शक्तियों पर, नेचुरल पावर्स पर डिपेंड होता है। देखिए, भारतीय कृषि प्राकृतिक शक्तियों पर निर्भर है। देश में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण कृषि मानसून पर निर्भर पड़ती है ना। देश में अक्सर कृषि जो है सिंचाई पे डिपेंड करता है। सिंचाई साधनों की कमी हो जाता है ना। अक्सर डिपेंड किस पे रहता है? बारिश होगी तो हमारा खेत होगा, तो हमारा अच्छा फसल उगेगा। सिंचाई का उतना साधन सहज नहीं हो पाता है, सब जो मानसून पर ही निर्भर करती है। भारत में अक्सर जो है किसान जो होता है अक्सर कृषि के लिए जो है मानसून पे डिपेंड करता है कि बरसात का मौसम आएगा तो पानी पड़ेगा तो ये होगा, तो लनपन, है ना, तब खेती होगा। यदि वर्षा का समय पर तथा पर्याप्त मात्रा में हुई तो फल अच्छी हो, अन्यथा नहीं। तो यही डिपेंड करता है। अगर समय पर वर्षा हुई तब तो फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन समय पर वर्षा नहीं हुई, फसल बो दिए, तो जब समय पर वर्षा नहीं हुई तो फिर उसके लिए फिर नुकसान होगा, वो फसल जो है बेकार हो जाएगा। तो एक तो भारत का जो कृषि है किस पे डिपेंड है? नेचुरल शक्ति पे, है ना, प्राकृतिक शक्ति पे। दूसरा चलते पढ़िए। दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है कि भूमि पर जनसंख्या की अत्यधिक निर्भरता। दूसरी बात है कि भूमि की जनसंख्या की ज़्यादा निर्भर होना, ये भी एक विशेषता है। भारत में कुल जनसंख्या के करीब 70% लोग जो है कृषि पर आधारित है, ठीक है, याद रखेंगे। कुल जनसंख्या के करीब 70% लोग जो है कृषि पर आश्रित है भारत में, है ना। बिहार में नहीं बल्कि भारत में बोला जा रहा है, ठीक है। इससे कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ गया है और कृषि उत्पादन में जितनी वृद्धि होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। तो सिंपल सी बात एक है जनसंख्या, तो जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि होने की वजह से जितना जरूरत है उतना उपयोग नहीं, उतना हो नहीं पा रहा, बिकॉज जनसंख्या का बोझ बढ़ गया है ना। और कृषि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ठीक है। कृषि की कम उत्पादकता, मतलब कृषि पर अत्यधिक निर्भर पुरानी पद्धति का प्रयोग करना, मतलब भारतीय कृषि जो है कम उत्पादन भी करता है। तो पुरानी पद्धति क्या है कि कृषि पर पूंजी की कमी हो गया, मतलब लोगों को ये ऐसा सिस्टम बनाओ कि पूंजी की कमी हो जाएगा तो कृषि पर भी इफेक्ट पड़ता है। निम्न स्तर की तकनीक भी सही नहीं है, मतलब पुराने जमाने का जो तकनीक लेके चल रहा है वही सब लेके चलते हैं, ठीक है ना। इसके कारण भी अन्य देशों की तुलना में भारत की उत्पादकता बहुत कम है। मतलब दूसरे देश की अगर तुलना की जाए भारत के साथ तो भारत की उत्पादकता जो है दूसरे देश से कम पड़ जाती है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है? कृषि उत्पादन में खाद्यान्नों की प्रमुखता। अब देखिए, क्योंकि देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, अतः बढ़ती हुई जनसंख्या को खिलाने के लिए भारतीय कृषि में खाद्यान्नों के उत्पादन को ही प्रमुखता दी जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भारत में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो इसको पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए? कृषि में जो खाद्यान्न यूज करते हैं उसमें प्रमुखता दी जाए, मतलब उसमें जो है ना खाद्यान्न बेशक अच्छे तरीके से खाद्यान्न वहाँ पे प्रयोग किया जाना चाहिए, तब जाके कृषि उत्पादन जो है क्षमता बहुत बेहतर रहेगी, ठीक है। आगे है व्यावसायिक फसलों का कम उत्पादन, मतलब जो बिजनेस टाइप का जो फसल है उसका उत्पादन कम किया जाए, इसके बारे में बोला जा रहा। व्यावसायिक फसलों का कम उत्पादन, भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के साथ कुछ व्यावसायिक फसलों जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि का भी उत्पादन किया जाता है ना। भारत में भी है विशेषता है कि भारत में
खाद्यान्न की फसल उत्पादन तो होता है, इसके साथ साथ जो है व्यावसायिक फसल है वो भी उत्पादन होता है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू वगैरह भी उत्पादन होता है। ओके, अब यहाँ से हम लोग इंग्लिश वाला समझ लेंगे। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं स्क्रॉल करते रहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट फटाफट, बाकी आप लोग आराम से लिख करके पढ़िएगा, लेकिन इसको नोट करना जरूर है। हिंदी वाले और इंग्लिश वाले दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, इसको नोट करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे सवाल है, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। वायु परिवहन के बारे में बताया जाए तो वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, वायु परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन का तीव्रतम साधन है। बिल्कुल, वायु परिवहन जो मानी एरोप्लेन से, जो वायु के माध्यम से हम परिवहन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, तो वो जो गमन करने की, जो जाने का जो समय है एकदम तीव्रतम जाते हैं, बहुत ही स्पीड चल जाते हैं, तो बहुत अच्छा साधन है, समय का बचता है ना, समय बचता है। वायु परिवहन ने यात्रा समय को घटाकर दूरियों को कम कर दिया। बिल्कुल, समय को घटाया और दूरी को कम कर दिया, समय कम लगता है और दूरी भी कम पड़ गया है ना। हमको अभी तुरंत यहाँ से अमेरिका जाना है, तो अभी के समय और आप पीछे चल जाओ 25-30 साल 40 साल पहले, तो उस समय जो अमेरिका काफ़ी दूर हुआ करता था, लेकिन अभी अमेरिका भी उतने ही दूर है, लेकिन कम समय में हम अमेरिका पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब है कि दूरी घट गया है ना। तो हमारे पास साधन है वायु परिवहन के, से वायु परिवहन ने ऐसा कारण किसने, वायु परिवहन ने यात्रा समय को घटाया और दूरी को कम कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूरवर्ती, दुर्गम और बीहड़ क्षेत्रों में वायु मार्ग सबसे उपयोग है। जैसे कि दूर, एकदम दूर दराज जाना है, बहुत दूर जाना है ना, एकदम बीहड़ क्षेत्र है, वायु मार्ग मतलब वहाँ पे रेल उल जाने की जगह नहीं है, ठीक है ना। ऐसे जगह में हमको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वायु मार्ग इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे हेलीकॉप्टर से हो, चाहे एरोप्लेन से हो, इस तरह से। तो ये प्रमुख साधन हो गया, ठीक है, मतलब विशेषताएं हो गया। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल है दूसरा, समुच्च रेखा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो मैं सवाल बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, भूतल पर मतलब जमीन पर, है ना, समुद्र तल से, समुद्र तल मतलब जमीन के कितना नीचे समुद्र है वो बोला जा रहा है। समुद्र तल मतलब समुद्र के नाम गहराई, समुद्र के जो जमीन है ना उसके बारे में बोला जाए समुद्र तल। तो भूतल पर समुद्र तल से एक स्थान, एक समान ऊंचाई होगा, ठीक है, एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, भूतल पर यानी कि जमीन पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, समुच्च रेखा कहते हैं, काल्पनिक रेखा को कहते हैं, इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है ना। इस विधि को उच्चावच प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है, मतलब ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए सबसे अच्छा विधि माना जाता है। इन रेखाओं को वास्तविक संरक्षण के आधार पर बादामी रंग से खींचे जाते हैं। आपको बताया जाता है कि मैप पे, जो मैप देखते हैं ना उस पर देखिए बहुत सारा लकीर आता है, तो कभी कहीं कहीं ग्रीन लकीर दिखाता है तो वो जल वाला होता है, ठीक है ना। अब देखिए बादामी दिखा रहा है तो क्या समझेंगे, समुद्र तल से ऊंचाई, जमीन पर से समुद्र तल से ऊंचाई दिखाता किस कलर का, बादामी कलर का, तो यही है उच्चावच। ओके, अब इसको इंग्लिश में देख लीजिए, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंटूर लाइन। देखिए कंटूर रेखा भी बोलते हैं ना, कभी कभी दे देगा हिंदी में कंटूर रेखा, तो इंग्लिश वाले तो फायदा उठा लेगा, हिंदी वाले समझ लीजिए कंटूर रेखा मतलब समुच्च रेखा, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना और इसको पढ़ लेना। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए चौथा सवाल पढ़ते हैं। चौथा सवाल भी काफ़ी अहम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल बोलता है क्या कि सोन अथवा कोसी नदी घाटी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाली, मतलब सोन नदी के बारे में बताना है और कोसी नदी के बारे में बताना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरा लॉन्ग तो नहीं लिखा है, शॉर्ट ही किया मैंने। देखिए सोन नदी घाटी परियोजना क्या है। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और सबसे पहली परियोजना है। सवाल ऑब्जेक्टिव सवाल बन जाएगा कि बिहार की सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है या बिहार की सबसे पहली परियोजना कौन सी है, तो क्या आंसर देंगे, सोन नदी। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्जेक्टिव पर अगर आप फोकस करोगे तो ऑब्जेक्टिव जो है ऑटोमेटिक फोकस हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ रटने की बात नहीं है। देखिए अब आपको ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको इसी से पता चलेगा कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और सबसे पहली परियोजना है। इसका विकास 1874 में सिंचाई के लिए किया गया था। देखिए अब यहाँ से एक सवाल और बनता है कि सोन नदी का विकास कब किया गया था, 1874 में। इसके अंतर्गत 1874 में सबसे पहले डेहरी में सोन नदी पर अवरोधक बांध बनाकर जल को रोका गया। तो आपको पता है डेहरी ऑन सोन नाम भी सुने होंगे, सोन नदी पर डेहरी नाम का बांध बना हुआ है जो कि जल को रोकता है, और पश्चिम दिशा में 2 नहरें निकाला गया।
क्षेत्र, इन क्षेत्रों को बिहार का धान या चावल का कटोरा कहा जाता है। मतलब जिस एरिया में 2 नहर निकला गया है तो उस एरिया में मतलब फसल बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा तब बांध खोलेगा। मतलब बरसात पे डिपेंड नहीं रहना है, ये तो फायदा है। पानी को अगर रोक के रख रहा तो यही फायदा है कि सोन नदी के जो पश्चिम दिशा में जो 2 नहरें निकली है ना, तो ये बांध बना हुआ, जब जरूरत पड़ेगा यहाँ इस खेत में, इधर इस एरिया में पानी चाहिए, नहर डैम खोलेगा इधर और इस नहर से पानी जाएगा, तो एकदम समय पर फसल होगा। इसलिए इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में नहर निकलती है, बिहार में जो है धान या चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये रहा। अब यहाँ पे इसका देखिए, एक कोसी नदी बारे में जानते हैं। कोसी नदी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी घाटी परियोजना की कल्पना 1896 में किया गया था। 1896 में इसकी कल्पना हुई थी कि यार बनाएंगे कोसी नदी, ठीक है। लेकिन 1955 में कार्य आरंभ हुआ। कहीं कहीं सवाल 1954 देता है, 1955 देता है। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा, किताब में ही लिखा 1955, और एनसीईआरटी बुक में जब एक्सप्लेनेशन में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा 1955 में आरंभ हुआ, और एनसीईआरटी बुक में ही जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो 1954 ऑप्शन देता है। तो आप ये 1955 के जो करीब रहेगा उसको आप टिक आउट लगाओगे, ठीक है। तो बोला गया क्या कि 1955 में कार्य प्रारंभ हुआ था। दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं देगा, 54-55 कभी नहीं देगा, अगर देगा तो 55 सही करेगा, ठीक है। लेकिन 1955 में कार्य आरंभ हुआ। यह परियोजना नेपाल सरकार, भारत सरकार और बिहार सरकार के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। यानी कि 1955 में जो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो है शुरू हुआ था, तो उसमें जो है नेपाल, चूँकि नेपाल के बॉर्डर पड़ता है ना, नेपाल हो गया, भारत सरकार और बिहार सरकार के सामूहिक प्रयास से बना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? नदी के बदलते मार्ग को रोकना। देखिए, नदी में मार्ग बदलता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आप मेन इस मुद्दा को याद रखिए, कि मेन पॉइंट को याद रखिए कि कोसी नदी की स्थापना कब की गई थी, ये पॉइंट है। इसमें कौन कौन ने डिवाइड, मतलब किस किस ने हिस्सा लिया, मतलब बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार ने हिस्सा लिया। एंड इसमें कि इसका बनाया क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या था कि जो मार्ग जो बदलता है ना, कोसी नदी अपना मार्ग बदल देता है। अभी इधर से पानी जा रहा, नाव भी इधर से जा रहा है ना, अब पानी इधर ही जा रहा, एक बार जो पानी ऐसे हो गया, अब जो बेचारा नाव वाला है तो क्या होगा, उलट जाएगा। तो इस तरह से आए दिन, आए साल जो है ना, जब भी बरसात का मौसम आता है तो आए साल जो इसमें दुर्घटना होती रहती है, नाव डूबते रहता है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहता है, ठीक है ना। बाढ़ और बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है, इससे बाढ़ की समस्या कम हुई। तो अब अगर कोसी नदी घाटी परियोजना बनाने के बाद जो है ना, थोड़ा सा कंट्रोल लाया गया बाढ़ पे, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा बाढ़ हुआ करता था, ठीक है। अब इसी का मैंने इंग्लिश कहा तो थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक होगा, जहाँ पे नेपाल था वहाँ पे मिस्टेक होगा, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट प्लीज़ इसको थोड़ा सा रिकवर कर लेना, ओके। यहाँ पे है कोसी नदी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। एंड इसको सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे नेपाल को नेपाल सही लिखा गया है, इंग्लिश को समझ के लिखा गया है, ठीक है। तो इसको देख लो और इसको नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल बहुत ही ईजी सवाल है, एक ही स्क्रीन पर आ जाएगा। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। ये आपको 2 नंबर का सवाल है, ठीक है, इसलिए आपको शॉर्ट लिखना है। मतलब अगर आप इसको कॉपी में लिखो तो क्या लाइन लिखिएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन बनेगा, 2 लाइन बनेगा, 3 लाइन बनेगा, 4 लाइन, 5 लाइन बन जाएगा। 2 नंबर का सवाल 5 लाइन काफ़ी है, ठीक है ना। तो देखिए, वन पर्यावरणीय की हरियाली एवं स्वच्छता बनाए रखते हैं। वन का आप इसको बढ़ा चढ़ा कर सकते हैं। वन के पर्यावरणीय महत्व क्या है, तो वन पर्यावरणीय की हरियाली और स्वच्छता बनाए रखते हैं। वन जो है भौम जल, मतलब पूरा भौम जल स्तर, मतलब भूमि का जो जल स्तर है ना, जमीन, भूमि जल स्तर को सुखाड़ से रोकते हैं। वनों में विभिन्न प्रकार के जीव अपना आवास एवं आश्रय बनाते हैं। वन जंगल जो है उसमें जो अनेक प्रकार के जीव है, जंतु है, अपना आवास बनाता है, रहने का जगह बनाता है ना जी। वनों में विभिन्न प्रकार के जीव अपना आवास बनाते हैं, इससे जीव संरक्षित रहते हैं। इसमें और जोड़ सकते हैं, वन से हम मानव को बहुत फायदा होता है, क्योंकि वन के जरिए हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वनों से लकड़ियाँ अच्छी प्राप्त होती है, जिससे हम अनेक प्रकार के फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, बहुत तरह के कागज वगैरह। तो हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप जितना चाहो तो लॉन्ग कर सकते हो, डोंट वरी। तो ये सब मेन पॉइंट इसको रहा, यहाँ पे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो इंग्लिश वाले। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे आपको
इसके बारे में बता दिया है। तो इस तरह से आपको वीडियो मिलती रहेगी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। लेकिन आपको फ़र्ज बनता क्या है कि फ़र्ज ये बनता है कि आपको इन सभी सवाल को याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले नीचे कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये सवाल याद कितना था, कितना पे याद था, एंड आपने अगर याद नहीं था तो लिखना है, ठीक है ना। नीचे यहाँ पे कमेंट जरूर करेंगे कि यस सर मैं इस सवाल को लिखूंगा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ आप इसको करिए, है ना। नहीं कुछ करने से बेहतर है कि जो बोला जा रहा है उस पर अमल किया जाए, ठीक है। तो इसको नोट जरूर कीजिए। अगर आपको याद करना है, आपको याद करने का शौक है, तो सबसे पहला काम इसको नोट करना, अपने कॉपी पर नोट करना। दूसरा काम है नोट करके एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है ना। फिर टेंशन मत लीजिए, फिर 2 दिन बाद पढ़िएगा, 2 दिन बाद पढ़िएगा, ऑटोमेटिक ऐसा दिमाग में आ जाएगा, सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा, कुछ भारी नहीं है। ओके, तो वीडियो को करते हैं लास्ट। अभी तक जो नए आए, जो पहली बार आए, कांग्रेचुलेसन, वेलकम। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।